देखिए इस वीडियो में जो आपके सीटेट के हिंदी के पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LED बच्चों की किस बात में मदद करता है। देखिए चोम्स्की के अनुसार LED क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को कहते हैं हम LED, ठीक है। और चोम्स्की के अनुसार क्या होता है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और बालक भाषा की व्यवस्था को पहचानने के साथ की शक्ति के साथ ही पैदा होता है। क्वेश्चन था कि नाम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LED बच्चों की किस बात में मदद करता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वयस्कों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को शुरू करने में, ये आपका ऑप्शन गलत है। बी दिखेगा कि उपकरण के नियम बनाने में, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। सी दिखेगा सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। डी है आपका दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में, दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में, ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा कि नाम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LED बच्चों की किस बात में मदद करता है, व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सटीकता का सिद्धांत, सटीकता के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। समूहीकरण का सिद्धांत, इसका भी सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और अभ्यास का सिद्धांत भी बच्चों की पृष्ठभूमि और रीति रिवाज की परंपराओं से संबंध करते हैं, तो इसमें अभ्यास का सिद्धांत भी नहीं प्रयोग हो रहा है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बच्चों के जीवन से जुड़ाव के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा, अब इसमें देखिए कुछ ऑप्शन है, बहुभाषिक राज्य है, एक भाषिक राज्य। एक भाषिक राज्य तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं बोली जा रही हैं, तो एक भाषिक राज्य तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द्विभाषिक राज्य है, द्विभाषिक राज्य भी नहीं क्योंकि इसमें कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली इतनी सारी भाषा बोली जा रही, तो द्विभाषिक राज्य भी नहीं हो सकता। ऐसा राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ बात पढ़ाई जाने वाली हो रही है और इसमें भाषाएं बोली जाती है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा कि गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा एक बहुभाषिक राज्य है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें। देखिए प्राथमिक स्तर व्याकरण पढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया कि पाठ्यपुस्तक तो पढ़ाई जाती है, ठीक है, और उसका पाठ्यपुस्तक जो पढ़ा रहे हैं उसका अनुवाद भी किया जाता है, ये भी सही है। अब देखिएगा इसमें दो विधि दी गई है, आगमन विधि और निगमनात्मक विधि। तो आगमन विधि क्या होती है, तो आगमन विधि जो होती है एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है और आगमन विधि में अनुभव और उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आगमन जो विधि होती है, इस आगमन विधि में जो अनुभव और उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है और इस आगमन विधि को जो है विश्लेषण विधि भी कहते हैं। इसके बाद है आपकी दूसरी निगमनात्मक विधि, ठीक है। अब ये निगमनात्मक विधि क्या होती है कि निगमनात्मक विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। निगमनात्मक जो विधि है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया होती है और निगमनात्मक विधि में कुछ सामान्य नियमों के आधार पर या उन नियमों को आधार मानकर विशेष परिस्थिति में उपयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये आपकी दो विधि दी गई। क्वेश्चन में था कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आगमनात्मक विधि का प्रयोग
करना चाहिए, क्योंकि अगनात्मक विधि मैंने आपको बताया है कि यह जो एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है और इस विधि में अनुभव और उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं। तो निष्क्रिय शब्दावली क्या होती है? तो निष्क्रिय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार प्रयोग में किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या गया है कि जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। बी देखिएगा जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि निष्क्रिय शब्द में का प्रयोग कभी कभार होता है। सी जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को, देखिए भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि में किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिएगा इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि श्रवण और लेखन विधि। तो देखिएगा जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो श्रवण विधि तो होती है, यानी कि उनकी बातों को तो आप सुनते हैं मगर उनकी बातों को जो वक्ता बोलते हैं उन्हें लेखन नहीं करते, लेखन विधि का प्रयोग नहीं करते, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी देखिएगा वाचन और लेखन विधि। तो इसमें देखिए लेखन विधि आ गई, यानी कि वाचन यानी कि आप बोलते तो हैं, ठीक है, उनके साथ वार्तालाप तो करते हैं मगर उनकी लेखन विधि नहीं करते हैं, लेख नहीं करते हैं, तो ये भी आपका लेखन विधि ये भी गलत हो जाएगा। सी देखिएगा पठन और श्रवण विधि। अब देखिए पठन जब आप किसी का साक्षात्कार कर रहे हो तो पढ़ने का कार्य नहीं करते हैं, श्रवण विधि यानी सुनने का कार्य करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी देखिएगा श्रवण और वाचन विधि, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जब किसी आप व्यक्ति का साक्षात्कार कर रहे हो तो श्रवण यानी कि सुनने का कार्य भी करते हैं और वाचन यानी बोलने का भी कार्य करते हैं। अब ये श्रवण वाचन और श्रवण कौशल और वाचन कौशल क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। श्रवण कौशल में किसी व्यक्ति का वाचन सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं उसके भाव को समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहा जाता है, ठीक है। और वाचन कौशल में क्या होता है आपका कि वाचन कौशल में अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर व्यक्त करना, वो वाचन कौशल आपका कहलाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, श्रवण और वाचन विधि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार के तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? तो अगर देखिएगा आप विद्यार्थियों को पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इस टॉपिक को यानी कि इस विषय को पढ़ा रहे हैं, तो उसके क्या करोगे आप, पृथ्वी के बारे में पूरी व्याख्या करोगे, सूर्य के बारे में पूरी व्याख्या करोगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है उसकी पूरी व्याख्या करोगे और पृथ्वी अपने कितने एक्स पर घूमती है इसकी पूरी व्याख्या करोगे। तो यह जो होगा प्रतिपादक लेखन व्याख्यात्मक हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, प्रतिपादक लेखन व्याख्यात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं की बात की गई तो सबसे पहला ऑप्शन है कि यह बहुत प्रेरणास्पद होता है, ये बात आपका कथन सही है। यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि साहित्य आपका पाठ्यक्रम में शामिल होता है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका ये हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं कि यह विद्यार्थियों को दूसरी संस्कृति समझाने में मदद करता है, ये भी सही है कि साहित्य जो विद्यार्थियों को दूसरी संस्कृति समझाने में मदद करता है, ठीक है। डी देखिएगा यह भाषा अर्जन का आधार होता है, जी सही है, ये भी सही है कि साहित्य जो होता है वो भाषा अर्जन का आधार होता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा कि यह पाठ्यक्रम में शामिल है, क्योंकि साहित्य जो पाठ्यक्रम में शामिल होता है और इसमें लिखा है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों की समझ में रह गए अंतरों को और कमियों को जानना और उनका उपचारात्मक कार्रवाई हेतु एक योजना तैयार करना, वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी कि शिक्षार्थी जो विद्यार्थी होते हैं उनमें अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें पढ़ाते समय कोई अगर उनकी चीज़ समझ में नहीं आ रही है
तो उस समझ के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना और उस उपचारात्मक कार्य हेतु एक योजना जो तैयार की जाती है वो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कहलाती है। अब देखिए इसमें ऑप्शन था ए, योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना। जी, योगात्मक आकलन की योजना तो बनाई जाती है पर इसमें प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतर कमियों को जानना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों की कमियों को जाना जाता है और उसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है और उसके लिए ही योजना तैयार की जाती है। तो आपका ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें और कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत के बिना कार्य करें। जी, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि बच्चों साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया सिखाना है और इसमें कहा गया कि अकेले बैठे सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी देखिएगा, ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। देखिए इसमें अंतःक्रिया से बचने की बात की गई, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग किया जाए। देखिए अनुशासन की बात हो रही है, यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं और बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए बात हो रही बहुभाषिक कक्षाएं, तो बहुभाषी यानी कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बहुभाषिक होती है कि जहाँ पर एक से अधिक भाषाओं का बोलने में या लिखने में प्रयोग किया जाता है, वो बहुभाषिकता कहलाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि शिक्षार्थी की जो भाषा उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी, घर की भाषा का मातृभाषा घर पर ही बोलनी चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि बहुभाषिकता में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो बच्चे को क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में देनी चाहिए। सी देखिएगा कि भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए। ये ऑप्शन तो आपका वैसे होगा एकल भाषी विद्यालय, यानी कि जहाँ पर केवल एक ही भाषा बोली जाए, वो जहाँ पर एक ही भाषा बोली जाएगी वो आपकी बहुभाषिकता विद्यालय नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी देखिएगा कि शिक्षक शिक्षार्थी को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों का सम्मान करे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषीय कक्षाएं होती हैं और बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों का सम्मान करे। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, रटकर सिखाता है, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि पाठक यानी कि जो भी पढ़ता है उसकी पहले पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, वो लक्ष्य दृश्य शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सी देखिएगा, लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी, कम प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन था लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। तो आपका बी हो जाएगा, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों
को कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए पारंपरिक परिवेशिका पढ़नी चाहिए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। बी देखिएगा विभिन्न प्रकार की लिखित एवं वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आरंभिक साक्षरता उपक्रम में बच्चों को जो होती है वो अंतःक्रिया करना अनिवार्य होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की लिखित एवं वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए, ड्रिल और अभ्यास वाली जो वर्कशीट होती है वो आरंभिक साक्षरता में नहीं होती है। मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए, ये भी मौखिक ड्रिल की बात आ गई, ये भी आरंभिक साक्षरता में नहीं होती है। तो क्वेश्चन था आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा बी विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, आपका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए कि ये भी मैंने सीटेट में जो आपके हिंदी के पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।